लोगों ने एआई को चैट जीपीटी से रिलेट करा है। चैट जीपीटी मतलब एआई। उस एआई एंड स्पेशली जन एआई जो जीपीयू पे काम करते हैं, वो जो चिप्स एनवीडिया टीएसएमएल बनाती हैं, वो जो मशीन जो उन्हें चाहिए होती है बनाने के लिए, वो दुनिया में केवल एक कंपनी है। बट कहा जा रहा है आप डिपेंडेंट हो गए हो पूरी तरीके से। पहले ईमेल लिखने के लिए लोग खुद से लिखते थे, बट आज चैट जीपीटी में 4 शब्द लिख देते हैं और उसके थ्रू ईमेल एक ड्राफ्ट होके अच्छा खासा आ जाता है। तो एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक, तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई। सीबीडीसी क्या होता है? जो अभी गूगल का विलो चिप भी आया है, विच इज सेड दैट इट कैन सॉल्व समथिंग विद इन 5 मिनट, जो कि एक सुपर कंप्यूटर कुछ 10 टू पावर 26 ईयर्स लगेंगे, मतलब मोर देन द यूनिवर्स टाइम। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होती है? तो एआई एक बहुत अच्छा टूल है हम सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सब बैंक जाते हैं, पर बैंक में सीबीएस होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सूट। वो ज़्यादातर फिनेकल का होता है और फिनेकल इन्फोसिस का प्रोडक्ट है। आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है फिनेकल को डेवलप करने में। वो एक इन्फोसिस के सीनियर प्रोडक्ट लीडर हैं और बहुत बड़े टेक्नोलॉजी को जानने वाले एक जानकार भी हैं। तो उनसे हमने डिस्कस करा है जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और भी बहुत कुछ। तो इस पॉडकास्ट को सुनिए और नया नया ज्ञान लीजिए जनरेटिव एआई के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही अच्छे हम गेस्ट आपके लिए ला पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। रক্তিम सिंह सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, और सभी लोग को 2025 हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करना। हाँ, इस ईयर को एक तरह से शुरू कर रहे हैं हम इस पॉडकास्ट के साथ, तो Yes. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या सर, तो रক্তিम सर आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए भाई, तो मैं वैसे तो गोंडा से हूँ, ये यूपी में है। अयोध्या से जुड़ा हुआ है, मतलब आप गोंडा क्रॉस कीजिएगा तो अयोध्या आता है, तो हम वहाँ से आ रहे हैं। एंड या इट्स नियर लखनऊ दैट वे। तो मेरी 12th तक एजुकेशन जो है वो गोंडा में ही हुई है, एक गवर्नमेंट स्कूल में। और फिर लखनऊ आकर तैयारी की थी, और उसके बाद IIT BHU में हो गया था। वहाँ से फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ इन्फोसिस में, तो आई पास्ड आउट इन 1995। और तब से 1995 से यहाँ इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे फिनेकल प्रोडक्ट है जो कि बैंकिंग ऑटोमेशन में यूज़ होता है, तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग में काम किया है, फंक्शनल में काम किया है। अभी लाइक आई एम पार्ट ऑफ द, यू कैन से, सीनियर प्रोडक्ट लीडर देयर, जो कि बिजनेस कंसल्टेंसी ग्रुप जो है उसका फिनेकल का वो देखता हूँ। तो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा पिछले 3-4 साल में कुछ और भी किया गया। मतलब मैंने बुक लिखी ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो कुछ 25 कंट्री से ज़्यादा उसमें बिक चुकी है। फिर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आया, तो उसे हिंदी में किया। मेरा वेबसाइट है raktimsingh.com, उसमें भी आपको कुछ अराउंड 150 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और अभी कुछ महीनों से मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे कंसंट्रेट किया है, विच इज़ raktim_हिंदी, जिसमें मैं मेनली टेक्नोलॉजी और फिनटेक इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, तो उस चैनल पे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द जर्नी अबाउट मी। करेक्ट। तो सर, आप जनरेटिव एआई के बारे में आपका क्या कहना है? तो एआई और जनरेटिव एआई दोनों से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब एआई कुछ 1966 में शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने 2 एआई विंटर देखी जब काम कुछ रुक गया।
इवन जनरेटिव एआई का भी जेनेसिस एक तरह से वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आया 2006 से, जब लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना था। तो वहाँ से काम शुरू हुआ। फिर कैसे उनमें से अच्छे से पढ़ा जाए, कैसे लैंग्वेज जो होती हैं कि कैसे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट किया जाए, वो करते करते और फिर 2017 का पेपर था अटेंशन इज ऑल यू नीड। फिर ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया, तो उसके बाद हाँ पिकअप हुआ। तो जनरेटिव एआई एज द नेम सजेस्ट जनरेट करता है, पर कई बार वो लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स पहले तो लोगों को यही कन्फ्यूजन हो रही थी कि जब हम कुछ पूछते हैं तो वो शायद कहीं पर स्कैन कर रहा होगा और किसी डेटाबेस से आंसर निकाल के लाता है, पर एक्चुअली में वो जनरेट कर रहा है। और जो मैं एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए वो ऐसे देते हैं। तो अभी जनरेटिव एआई को जरा सा रोकते हैं। एक पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला एक कुछ लेते हैं कि सपोज बेंगलोर में कुछ लैंड है, उस 1000 स्क्वायर फीट 1 लाख रुपए की, और कहीं हम भोपाल में लें तो शायद वो लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट शायद 10,000 रुपीज। मतलब इट्स अगेन इट कैन बी कॉस्टली ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग बेंगलोर बीइंग अ टियर 1 सिटी, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा। अब और मुंबई में हम कहीं लें वही, तो वो शायद 10 लाख। अभी मैं जैसे एग्जांपल ऐसे लेते जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही लीनियर चीज़ है कि, और मैं गोंडा में लूँगा तो शायद वो और भी सस्ती होगी। करेक्ट। अब मुंबई में जब लैंड ले रहा हूँ, पर उसमें एक डायमेंशन में ऐड करता हूँ कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है कि रेजिडेंशियल, तो थोड़ा सा प्राइस चेंज हो जाएगा। फिर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, ये सी फेसिंग है या किसी ऐसे एरिया में है या किसी अपार्टमेंट में जिसमें हायर फ्लैट हैं, जिसमें ऊपर जाते जाएं। तो अब क्या हो रहा है, जो चीज़ें हैं जहाँ पे पहले वो लीनियर रिग्रेशन था कि 1000 स्क्वायर फीट मतलब लेट्स से 1 लाख रुपी, तो अब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही हैं डिपेंडिंग ऑन रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, डिपेंडिंग ऑन सी फेसिंग और नो, उसके आसपास मॉल है या बस स्टैंड है या ये सब चीज़ें। तो वो, तो उसे मैं बोलता हूँ ये डायमेंशन है उसकी, उस हिसाब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती जाती है। करेक्ट। ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसी टाइप का ही जो फंडा है वो लगाया गया है जनरेटिव एआई में, जब हम लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो अभी मैं जैसे बोलूँ कहीं आपको किंग एंड क्वीन, मेल फीमेल, गर्ल बॉय, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। तो ये वो डायमेंशन है। दूसरा मैं बोलूँ इंडिया पनीर बटर मसाला, यूएसए बर्गर, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं फूड की बात कर रहा हूँ। इंडिया दिल्ली, यूएसए वाशिंगटन, तो कैपिटल की बात कर रहा हूँ। बर्गर बर्गर्स, तो अब मैं कुछ सिंगुलर प्लूरल, तो ये डायमेंशंस हैं। तो अभी कहीं हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जाएं, उसमें क्या था, तो मैंने क्या किया, सिंपल लैंड का जो प्राइस है वो किन किन डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, उससे चीज़ें समझ में आ रही थी। करेक्ट। और आपको कहीं किसी एक जगह का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, कहीं आपको सब डायमेंशन मालूम है कि वो किस सिटी में, किस लोकेशन में है, सी फेसिंग है कि नहीं, तो आप बता सकते थे। तो यही डायमेंशंस अभी हम एक तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि जो कुछ भी वो कोड लिखा गया है जो हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये जो डायमेंशंस मैंने बोली वो डायमेंशन एक जगह पे रखी हुई हैं, एक तरह से हम सोच सकते हैं। और कुछ 12,000 डायमेंशंस होती हैं कुछ कुछ वर्ड्स की, क्योंकि जैसे किंग का क्वीन के साथ एक हो गया, वो एक डायमेंशन है। किंग किंग्स, तो किंग स्कॉटलैंड वो एक अलग टाइप का डायमेंशन हो गया। किंग का खाना शायद अलग होगा। तो ये सब डायमेंशंस हैं। तो जब कभी भी लैंग्वेज मॉडल में वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है तो देखता है पहला वाला वर्ड क्या था और उस कॉन्टेक्स्ट में विद दैट डायमेंशन क्या अगला वर्ड होना चाहिए। उससे वो बताता जाता है। तो मतलब ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो हुई है बहुत सारे डेटा के साथ। तो मतलब फिर तो यही है कि द स्काई इज, अब उसके साथ ट्रेन किया गया होगा तो
उस डायमेंशन में बताया गया होगा कि द स्काई इज ब्लू, तो बहुत सारा जो जब उन्होंने स्कैन किया होगा और जो कुछ भी ट्रेनिंग डेटा लिया होगा तो उस हिसाब से बता दिया हाँ स्काई इज ब्लू, मतलब ब्लू एक कलर है। करेक्ट। फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बताएगा स्काई इज वाइट विच इज लाइक टॉप पी एंड ये। अभी वो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज कर देंगे तो शायद बोल देगा स्काई इज ग्रीन, क्योंकि अभी उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे द स्काईज के बाद जो डायमेंशन, जो प्रॉपर्टी, जो वर्ड आना चाहिए वो कलर रिलेटेड है। अब उसे नहीं मालूम कि स्काई ग्रीन हो सकता है कि नहीं, वो अपना आइडिया लगा रहा है। तो जनरेटिव एआई ये है। और जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कई बार बोला जाता है हेलुसिनेशन होता है जनरेटिव एआई में, और लोग बोलते हैं कि वो बग है, मैं बोलता हूँ वो फीचर है। क्योंकि जनरेटिव एआई बना है फॉर द क्रिएटिविटी, और इसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ। आप किसी जो कवि होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, उनसे पूछेगा दिल का शेप क्या होता है, हार्ट, तो वो कैसे बताएंगे? वैसा हार्ट ना, रेड कलर का विद बो एरो, प्यार का निशानी। करेक्ट। हैप्पी वैलेंटाइन डेज। पर हार्ट तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ, बायोलॉजी वाले से पूछोगे तो हार्ट कुछ और है, वो हार्ट वेंट्रिकल्स लगा के वो सब दिखाएंगे। पर आप कभी को ये बोलते हो कि वो प्रॉब्लम है, पोएट को प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी है। हाँ। फिर बताएगा हार्ट रेड है, फिर वो उस पे पोयम बनाएगा, उस पे गाने बनेंगे, मेरा दिल तुम्हारे पास चला गया, मतलब वो सब क्रिएटिविटी है। करेक्ट। तो जनरेटिव एआई वाज एक्चुअली फॉर क्रिएटिविटी। तो जो हेलुसिनेशन हम बोलते हैं, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल भी दिया कि द स्काई इज ब्लू, ऑफ कोर्स ये बहुत ही डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, स्काई नॉर्मली ब्लू ही होता है। पर केवल स्काई ब्लू है या इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, इसके लिए जनरेटिव एआई यूज ही नहीं करना चाहिए। जनरेटिव एआई तो क्रिएटिविटी के लिए आया था, कंटेंट क्रिएशन। हाँ, कंटेंट क्रिएशन, एंड दैट टू क्रिएटिव आइडियाज, स्टोरीज जो कि अनइमेजिनेबल, जैसा हम सोच नहीं सकते वैसा भी कुछ करने के लिए। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि हेलुसिनेशन तो शायद फीचर है, क्योंकि आप किसी कवि को नहीं बोलोगे कि यार ये बग है कि क्या बोल रहे हो, रेड कलर का तुम्हारा ये है, दिल इधर का उधर कर दिया, ऐसा कुछ तो ना है वो। तो दैट्स हाउ वी हैव टू लुक एट द जनरेटिव एआई। और वर्क कैसे करता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, ट्रांसफार्मर मॉडल, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड एंड ऑल। आई थिंक वो मतलब वी कैन गो आवर्स एंड आवर्स इन डिस्कसिंग दैट, बट मेन चीज़ यही है, उसे अगला वर्ड प्रेडिक्ट करना है। और ये नॉलेज जो, चाहे हम पहले वर्ड पे कुछ ऑटो कंप्लीट वाला वो बताता था जैसे लोग करते हैं, तो उस हिसाब से बताता जाता है। और मेरे हिसाब से वो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होकर, जितनी अच्छी और भी ऐसी चीज़ें जो शायद हमने नहीं सोची हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया द स्काई इज ग्रीन, हाँ मतलब ठीक है नॉर्दर्न लाइट में आपको दिख जाएगा, पर वरना स्काई ग्रीन नहीं दिखेगा, ये तो उसकी क्रिएटिविटी है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू लुक एट द जनरेटिव एआई। करेक्ट। मैं और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, चलो एक सीए भी एक प्रोफेशनल ले लेते हैं कि वो थोड़ा सा आजकल टेक से थोड़ा जुड़ गया है, डॉक्टर्स भी थोड़े जुड़ गए हैं, बट बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे 12 करोड़ एमएसएमई व्यापारी हैं और बाकी सब लोगों ने एआई को चैट जीपीटी से रिलेट करा है। चैट जीपीटी मतलब एआई, उसके पहले कोई एआई की डेफिनेशन नहीं जानता था। तो आपका इस पे क्या सोचना है? हाँ नहीं, तो यू आर राइट, मतलब क्योंकि पहले जो एआई वाज वो रिसर्च लैब में थी, और मेरे ख्याल से चैट जीपीटी ने उसे फेमस कर दिया। करेक्ट, मार्केटिंग। हाँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल इंटरफेस था, और मतलब आई रिमेंबर उस साल जब वो चैट जीपीटी आया था तो लोगों से मिलो तो वो ऑफ कोर्स लिंक्डइन पोस्ट वर फिल ऑफ हाउ वंडरफुल चैट जीपीटी इज, एंड हर कोई अपने को बताना चाह रहा था कि हाउ कूल ही इज, क्योंकि उसने चैट जीपीटी यूज़ किया है और इस टाइप से। तो मैं बोलूँगा उसने चैट जीपीटी ने शायद उसे फेमस कर दिया, पर जो रियल यूज़ केस होने चाहिए अभी ज़रा कम आए हैं, क्योंकि अभी वो थॉट थ्रू उतना हुआ नहीं है।
एक जो चीज़ जो हुई, क्योंकि चैट जीपीटी के आने के पहले स्पेशली इन द नॉन टेक वर्ल्ड, मतलब टेक वर्ल्ड में तो शायद कुछ लोग को मालूम था, इनफैक्ट मैंने अपनी बुक जो मेरी 2020 में आई है उसमें भी जनरेटिव एआई से रिलेटेड लिखा हुआ है। दो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था इट विल बी कॉल्ड जनरेटिव एआई, बट टेक वर्ल्ड में हम लोग को कुछ मालूम था कुछ इस टाइप से काम हो रहा है। तो हर किसी को होता था कि क्रिएटिविटी वाला काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। चैट जीपीटी और वो जब देखा तो सबको एक बड़ा वाव मूवमेंट था, अरे अच्छा ये स्टोरी भी लिख सकता है, अच्छा ये पोएम भी लिख सकता है, अच्छा ये वीडियो भी बना सकता है। तो मेरे ख्याल से पहले वो बहुत बड़ा वाव फैक्टर है, अच्छा ये भी कर सकता है। अब तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर अभी आई थिंक पीपल आर एडजस्टिंग, हाँ ये चीज़ तो ठीक है पर इसे यूज़ कहाँ करें। तो समटाइम्स इट इज़ मोर ऑफ अ सॉल्यूशन सर्चिंग फॉर द प्रॉब्लम। तो मतलब ठीक है, इसको जो मार्केटिंग में आपको ग्राफिक्स बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। पर बाकी और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ केस नहीं निकले हैं। जो मुझे 2-3 समझ में आया विच इज़ कटिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री, एक तो पहला यही है कि अगेन इट्स जो आपका सपोर्ट स्टाफ होता था जहाँ पर कॉल जाती थी, तो अभी उन्हें जब आंसर करना है एंड दैट टू 24/7 इन ए पर्सनलाइज्ड वे, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो शायद दूसरे कॉन्टिनेंट में होगा, दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहा होगा, और गुस्सा होगा, खुश होगा, जो कुछ भी है। तो कहीं हाँ आपके यहाँ आपके पास उन सब क्वेश्चन की रिपोजिटरी थी, उसको करके आपने एक मॉडल ट्रेन कर दिया है जो कि ये सब आंसर कर सकता है। तो दैट विल बी द बिग यूज़ केस, जो कि पहला यूज़ केस वही है। तो आप चाहे बोलो तो जो पहले कॉल सेंटर होते थे तो इट्स लाइक ए स्मार्टर कॉल सेंटर, जहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स मशीन है 24/7 काम करेगी, कभी थकेगी नहीं, और उसके अंदर डेटा थ्योरेटिकली 60-70 ईयर्स का डेटा रख सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ होते थे जो कि हैंडल कर सकते थे कस्टमर को, पर वो जब रिटायर होने रहते थे तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र कभी होता नहीं था, या होता भी था तो उतना पॉसिबल नहीं था। अभी एटलीस्ट एक ये है, कहीं वो लिख देंगे वो चीज़ों को और वो चीज़ें उस मॉडल में डाल दी जाएगी, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिमिलरली स्पेशली जैसे हेल्थ सेक्टर में मुझे काफ़ी होप है, क्योंकि बीमारियां तो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें टैकल करनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, और एक अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है जिसने जिसके पास एक्सपीरियंस है। अभी वो सब पूरा एक्सपीरियंस कोलैट कर दिया जाए, जिससे कि जब उसे बताएं एक हेल्पफुल चीज़ और वो तुरंत बता दे, जल्दी से बता दे कि शायद ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि as I keep on saying, we all are individual like anybody else. Like I am unique, like you are unique, I am unique. तो हर किसी का एक अलग है। पहले ये होता था कि भाई घर में एक फैमिली डॉक्टर होते थे, उन्हें मालूम होता था कि देखो बेटा तुम्हारे बाबा को ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारे पापा को ये प्रॉब्लम थी, ये था, तो तुम अभी ज़रा ये सब चेक करो। अब हम सब आ गए हैं बड़े शहरों में, फैमिली डॉक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, पर किसी को भी उतना नहीं मालूम कि मतलब है फैमिली में क्या कुछ और प्रॉब्लम थी, क्या किस टाइप का खाना खाना चाहिए। हर किसी ने वो चेंज कर दिया है, जो बचपन में खाते थे वर्सेस अभी खा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में अगेन ये डेटा क्या फीड करके एक पर्सनलाइज्ड डॉक्टर बन सकता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, हर कोई जो अफोर्ड कर पाए। और जो तीसरी चीज़ है वो यही है कि जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जैसे बैंक में होते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, पर हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट ये है विच आई कीप ऑन थिंकिंग कि शायद उसके साथ चैट कर सकते हैं। लेट्स से लोन डॉक्यूमेंट कुछ है, वो कहीं किसी पोर्टल पे अपलोड है, तो मैं उससे पूछ लूँगा भाई बता दो प्री पेमेंट करूँगा तो क्या होगा, मतलब डॉक्यूमेंट भी पढ़ूंगा, क्योंकि वो बड़े डॉक्यूमेंट में जो क्लॉजेज होंगे कहीं 3rd पेज में 4th पैराग्राफ पे है, तो अभी कौन पढ़े। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लूँगा, वो जल्दी से बता देगा। तो या मतलब ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट समराइज करना या एक समरी से दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, तो ये सब यूज़ केसेस हैं जो कि
अक्रॉस द इंडस्ट्री आई विल से, जो कि हेल्पफुल रहेंगे. तो दिस इज वेयर वी हैव टू यूटिलाइज द जनरेटिव एआई. ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि गूगल वर्सेस चैट जीपीटी, हु इज पावरफुल? ये तो हर 6 महीने पे चेंज होता रहेगा. तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज सरप्राइज कि क्योंकि गूगल का पेपर जो 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड, विच वाज द थिंग फॉर द ट्रांसफार्मर मॉडल, क्योंकि उसके पहले जो गैन और कुछ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ये सब चीज़ें जो थी, तो फ्रेंकली गूगल तो शुड हैव बीन देयर. मतलब पेपर उसका था, इंजीनियर उसके थे, ओपन एआई ने फिर आगे कर लिया, तो मेरे ख्याल से ये टसल चलती रहेगी. एंड इफ़ यू नोटिस यू विल फाइंड वन पैटर्न. कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, चाहे आपको किसी एक वर्ड के बारे में सर्च करना हो तो आप गूगल पे जाओगे, एक बिल्डिंग के बारे में सर्च करना हो तो गूगल मैप पे जाओगे, एक गाने के बारे में सर्च करना है तो यूट्यूब पे जाओगे, कुछ और सर्च करना है गूगल अर्थ देखोगे. तो मेरे ख्याल से वो गूगल तो वो बना के रखेगा. मतलब इस टाइप से फेसबुक आएगा, वो फेसबुक ने मेकिंग श्योर कि जितने भी कनेक्शन वाली चीज़ें हैं, जिसमें व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंस कनेक्टिंग वन टू अनदर, तो वो चाहे फेसबुक हो, कुछ पॉलिश तरीके से शेयर करना है तो इंस्टाग्राम हो गया, या कुछ और मैसेज भेजना है तो व्हाट्सअप हो गया. तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बाउंड्रीज वी कैन सी कि फेसबुक जो है वो सोशल वाला जितने भी कनेक्शन हो गए वो रखेगा. इंटरप्राइज एप्लीकेशन शायद माइक्रोसॉफ्ट के पास है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और जो कुछ भी है अभी तक कोई और कॉम्पिटिटर इतना ढंग का नहीं है. हाँ, एप्पल का हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बट एप्पल का ऑफ कोर्स आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर स्टीव जॉब्स. उन्होंने जो किया, जो लाए वो, पर उसके बाद नाउ वी हैव टू सी कैसे वो चीज़ें होती हैं. तो कमिंग बैक टू गूगल एंड ओपन एआई, ये शायद चेंज होता रहेगा, क्योंकि विच इज़ गुड एंड विच इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस एज ए कस्टमर, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन चलता रहना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, कोई भी मोनोपोली ना आए, और फिर कंज्यूमर के लिए क्या बेस्ट है वो चर्न होकर बाहर आए. आई थिंक दैट इज द थिंग. ओके, वन मोर थिंग कि जो माइक्रोसॉफ्ट के न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे अभी सत्या नडेला ने उन्होंने की नोट में बोला था कि उनका जो 60 to 70% फोकस ऑन द एआई एजेंट्स मोड नाउ. जैसा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उनका पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन सब में दे आर वेरी गुड, उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा अभी भी. तो व्हाट यू थिंक अबाउट द एआई एजेंट्स? हाँ, तो एआई एजेंट्स ऑफ कोर्स काफ़ी पावरफुल चीज़ हैं. जस्ट फॉर द ऑडियंस, मतलब एआई एजेंट्स मतलब जो पहले एक सिंगल टास्क एआई कर रहा था, अभी वो एजेंट, तो किसी प्रोग्राम में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कहीं ले लें, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसे कई काम करने होते हैं, यू नो, कौन से रिसोर्स कौन से लगाने हैं, वो कितने दिन लगाने हैं, टास्क है उसे ब्रेक करो और उन सबको मिलाकर फिर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट करो. तो एआई एजेंट्स उस पर काफ़ी काम रहेंगे. तो आई विल से आफ्टर सत्या नडेला इट्स अ मोर ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रीबॉर्न. काफ़ी नई चीज़ें देखी हैं. माइक्रोसॉफ्ट को पायलट काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड सॉर्ट ऑफ आई विल से सरप्राइजिंग. इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैं वीडियो भी वो एक देख रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के 50 साल हो गए हैं. मतलब 50 ईयर नाउ इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दिस वन. और शायद 10-15 साल पहले सबको लग रहा था माइक्रोसॉफ्ट मे नॉट be that darling, but I think they have revived, and kudos to Satya Nadella and his team. तो हाँ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वो किया है. कोपायलट बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है, तो दैट्स गुड. अगेन दे आर ए गुड प्लेयर. तो या क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या एरा है? तो एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक. तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई. तो क्वांटम कंप्यूटिंग, अगेन सबको पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं. जो नॉर्मल कंप्यूटिंग हुई वो 1-0 है, इसमें क्यूबिट है विच कैन बी 1-0-0-0-0-0-1, और इस टाइप से उसकी 4 स्टेट हो गई. और तो वो किसी भी, जैसे सिक्के को उछाला तो वो किसी भी हेड या टेल कुछ भी पोजीशन में हो सकता है.
विच इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन। और दूसरा हो गया इंटेंगलमेंट, की मतलब दो जो कुछ भी क्यूबिट हैं कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको एक की स्टेट मालूम पड़ गई तो दूसरे की भी पड़ जाएगी, भले ही दूसरा क्यूबिट वो दूसरे कॉन्टिनेंट में हो या दूसरे सोलर सिस्टम में हो। अभी वो कैसे होता है मेरे ख्याल से अभी तक ये साइंटिस्ट ने क्रैक नहीं किया है, बट हाँ एक समझने के लिए समझ सकते हैं कि कहीं एक रूम में एक चाइल्ड था जिसके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड का ग्लव था, और आपके पास वो किड आया और लेफ्ट हैंड का ग्लव गायब है, तो आपको मालूम है राइट हैंड का ग्लव अब इसी रूम में ही है, मतलब सॉर्ट ऑफ दैट। तो एक तो वो है, और दूसरा क्यूबिट। तो जो इसकी जो मेन पावर है विच इज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, तो वी शुड नॉट कंफ्यूज इट विद द सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इट्स नॉट दैट इट्स फास्टर, ऑफ कोर्स इट्स फास्टर, बट जो अभी गूगल का विलो चिप भी आया है विच इज सेड दैट इट कैन सॉल्व समथिंग विद इन 5 मिनट, जो कि एक सुपर कंप्यूटर को 10 to power 26 ईयर्स लगेंगे, मतलब मोर देन द यूनिवर्स टाइम, तो फॉरगेट इट। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो 5 मिनट में कर देगा। हाँ। तो एक मिनट यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व वाली तो हो जाती हैं, बट आई थिंक दैट विल गिव सम टेस्ट टू द ऑडियंस। कहीं आपको शेंगन वीसा मिला सपोज, तो आप यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हो। अब कहीं आप खुद से प्रोग्राम बनाने बैठो, तो भाई किस कंट्री पे जाएं पहले, फिर कहाँ पर ट्रेन की जर्नी लें, क्योंकि सीनिक रूट मिलेगा पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लेन से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, होटल्स आपको अब डिसाइड करने हैं। आप ऑफ कोर्स चाहेंगे कि आपको अच्छे होटल अच्छी जगह पर अच्छे प्राइस में मिलें, तो कुछ होटल शायद वीकडे पे महंगे और कुछ वीकेंड पे महंगे होंगे, डिपेंडिंग ऑन ये बिजनेस सिटी है, हॉलीडे सिटी है। फिर ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड जो है तो वो माउंटेन हो गया, पर स्पेन में आप उधर चले जाओगे तो वो सी हो गया, तो वेदर भी चेंज हो रहा है, हो सकता है कहीं पे पानी भी बरसने का हो। प्लस सपोज आप ऐड करते हैं इसमें आपको कोई एक फेस्टिवल भी आप अटेंड करना चाह रहे हैं, तो कहीं आप नोटिस करो तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते जा रहे हैं। यहाँ से शुरू करें, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपको लोकल कुजीन भी ट्राई करना है। तो जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, लोग करते हैं, बट इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इजीली सॉल्व करेगा। तो अगेन क्वांटम कंप्यूटिंग को ये नहीं कराने का कि व्हाट इज 10+10, मतलब दैट इज लाइक ए सॉर्ट ऑफ सेइंग कि यार ट्रक को और बड़ा सा तुमने व्हीकल ले लिया, उससे कुछ इस टाइप की। तो नाउ कमिंग बैक, जो मैंने जेन एआई में भी बोला था, जब मैं बोल रहा था कि जो डायमेंशंस हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी कर रहे हो तो उसमें वेरियस डायमेंशंस हो गई, और या जेन एआई में भी कोई एक आपने वर्ड लिया और उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हो गई। तो अभी ये सब चीज़ें क्रैक हो चुकी हैं, पर इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल साइंस एंड ड्रग डेवलपमेंट, जो प्रोटीन है वो कैसे बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है, उसकी प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो जीन्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उसे समझना और उसके रिलेटेड ड्रग को डिस्कवर करना, तो उसके लिए जो सिमुलेशंस करने पड़ेंगे, आई थिंक वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत यूज़ होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई विल से। अभी हमारा दिमाग उतना ही सोच सकता है। तो एक तो ड्रग डेवलपमेंट हो गया, दूसरा न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो कहीं ध्यान दिया हो, कपड़े जो होते हैं, मतलब जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो तो गीले हो जाते हैं, उसमें आग भी लग सकती है, पर अभी कुछ कपड़े देखे होंगे जो कि वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं। तो वो कैसे होता है? वो होता है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एंड दैट इज द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। कैवलर करके एक पार्टिकल होता है जो कि फायर रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, तो वो सिल्क के अंदर दैट इज वोवन इनटू दैट, तो जो सिल्क के अंदर, और उसका जब आप कपड़ा पहनिएगा
तो उसमें पानी का भी असर नहीं पड़ेगा, फायर का भी नहीं पड़ेगा। थ्योरेटिकली मच बेटर, बुलेट प्रूफिंग के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सिमिलरली ग्राफीन करके मटेरियल जो है वो भी बहुत ही यूज़फुल होता है, कि बहुत ही लाइट वेट, बिग स्ट्रेंथ, कंड्यूसिव। तो इस टाइप के मटेरियल ऐसे डिस्कवर नहीं होते, उनके लिए हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर बहुत ट्राई किया करते हैं, सालों साल करते हैं। कई बार वो वेस्ट हो जाता है। हम ये तो मैं 2 चीजें जो बता रहा हूँ जो कि हम यूज कर रहे हैं, आई एम श्योर इनको पता लगाने के पहले उन्होंने बहुत सारा और काम किया होगा, बहुत मेहनत की होगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से क्या होगा कि वो चीजें दो नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हाँ वो चीजें पैरेलाइज हो जाएंगी, ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, जो तुरंत पता लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। पर हाँ चैलेंजेस हैं क्यूबिट को मेंटेन करना, क्योंकि क्यूबिट का क्या है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं वो क्यूबिट। कुछ बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ हीट या डस्ट आ गई, तो जैसे मैं वही सोच रहा था, जैसे कंप्यूटर भी जब हमारे टाइम पे आए थे, एटलीस्ट मेरे टाइम पे, तो वो होता था एक रूम में रखे जाते थे, बाहर शू उतार के जाओ, एसी रूम होता था। अभी तो उतना सब हमारे मोबाइल फ़ोन में ही है जितना वो सब था। पर हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग अभी उतना ही है कि यू हैव टू मेंटेन दोस क्यूबिट एट -273 डिग्री सेल्सियस, उतना एकदम कूल टेम्परेचर में। और ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है कि जो कोहेरेंस होती है, इन द सेंस एक क्यूबिट जो दूसरे क्यूबिट के साथ इंफॉर्मेशन पास करता है, तो वो उसमें काफ़ी फॉल्ट आ जाती है नॉर्मली। तो कई बार एम ये होता है कि वो एरर को जितना रिड्यूस कर ले जाओ, यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट। तो वो चीज़ों पे ही अभी काम हो रहा है। पर कहीं इसी चीज़ को वही एआई के साथ कंबाइन किया जाए, क्वांटम एआई या कि जहाँ पर एआई का माइंड एक तरह से और क्वांटम कंप्यूटिंग का पावर, दैट इज व्हाट, तो दैट विल बी द बिग कॉम्बो। क्योंकि जनरेटिव एआई से तो मतलब आप बहुत सारी चीजें जनरेट करके, तो जो साइंटिस्ट को क्या हेल्प होगी, क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो बना सकता है बहुत सारे। और क्वांटम एआई की पावर से वो चीजें में भी शायद मिनटों में या आवर में चेक हो सकती हैं कि क्या हमारी बॉडी को सूट करेगा, नहीं सूट करेगा, हमारे वेदर के लिए ठीक है कि नहीं है। जो लोग इस कंट्री में रहते हैं ह्यूमिड कंडीशन में, या जो कि कोल्ड, जहाँ पे कंडीशन जहाँ पे कोल्ड है वहाँ पे काम करेगा, जिनका खाना पीना, जो कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो चीज़ें पर्सनलाइज होने लगेंगी। दैट इज़ व्हाट आई सी। बट टाइम है अभी थोड़ा उसमें, उन सब के लिए अभी चल रहा है। जैसे भी गूगल विलो आया, वो जो विलो चिप, इट इज डूइंग क्वाइट ए गुड वर्क, मतलब क्वाइट पावरफुल। बट अभी उसको कैसे और यूज करेंगे वो अभी देखने का है। तो मेरे ख्याल से सबको ये मालूम है कि इसमें पोटेंशियल है। अब दिस पोटेंशियल एनर्जी हैज टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉर द यूजफुलनेस दैट वी हैव टू सी। तो सर आपका एआई पे क्या कहना है? तो एआई एक बहुत अच्छा टूल है हम सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मैंने पहले भी बोला, अच्छे ग्राफिक्स बनाने में, अच्छे पिक्चर बनाने में, थंबनेल बनाने में अभी लोग यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे, स्टोरी प्लॉट, आइडिया कुछ निकालने के लिए। तो एक अच्छा टूल है। जैसे कैलकुलेटर एक अच्छा टूल था, अभी भी है, पर एआई भी एक बहुत ही अच्छा टूल है। हाँ, कहीं गलत हाथ में पड़ेगा तो फिर अगेन वो तो भाई इट्स ट्रू फॉर, मतलब जो चाकू का भी बोलते हैं, और रोबोट मूवी वाला काम हो जाए, रोबोट मूवी वाला काम। हाँ, वो तो वही है। एंड मतलब अब वैसे तो देखो तो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, भाई हम कब का देख चुके हैं। न्यूक्लियर पावर इज गुड, बट वी हैव सीन क्या क्या उससे गड़बड़ी भी हो सकती है। पर एआई वैसे बहुत ही हमें हेल्प करेगा हम सबकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में। प्लस नेचर ऑफ द जॉब विल गेट चेंज, सम जॉब विल गो अवे, एंड विच इज ट्रू। वो हमने देखा है भाई घोड़ा गाड़ी से फिर कार पे आए, अब कार से कुछ और पे आएंगे, तो उस वक्त भी डर लग रहा था, ऐसा सुनते हैं हम, अभी भी डर लग रहा है। एंड जस्ट एक क्विक फैक्ट, मतलब फन फैक्ट विच आई रियलाइज, इट सीम्स जब वो हॉर्स कैरेज चलते थे वहाँ पर, जब कार्स आई थी,
तो ये बताया गया था कि कार के कारण इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो हॉर्सेस थे उनके कारण रोड पे बहुत गंदगी होती थी, पोटी पड़ी रहती थी। करेक्ट। तो जब कार आई तो बोला गया कि ये अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स इट इज गुड फॉर इन्वायरमेंट। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, नाउ वी से कार रन ऑन पेट्रोल एंड इट्स क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम। तो आई थिंक वो हमारा स्टैंस और हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता रहेगा। तो जब कंप्यूटर भी आया था तो भी था कि यहाँ जॉब चले जाएंगे, यहाँ पे भी काफ़ी हुआ, यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, ये वो किया, पर पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उससे बनी, बहुत कुछ और हुआ, तो नेचर ऑफ द जॉब चला जाएगा। ऑफ कोर्स टाइपिस्ट वाला जॉब चला ही गया एक तरह से, टाइपिस्ट वाला काम नहीं है, कुछ और हो गया है, सेक्रेटरी कुछ और करेंगे। तो उसी हिसाब से एआई भी ये करेगा, पर मेरे ख्याल से तो ये हेल्प करेगा। करेक्ट। बट कहा जा रहा है आप डिपेंडेंट हो गए हो पूरी तरीके से। पहले ईमेल लिखने के लिए लोग खुद से लिखते थे, बट आज चैट जीपीटी में 4 शब्द लिख देते हैं और उसके थ्रू ईमेल एक ड्राफ्ट होके अच्छा खासा आ जाता है। तो क्या हम एआई पे डिपेंडेंट हो गए पूरी तरीके से? थोड़ी आदत तो पड़ जाएगी, वो तो पड़ी गई है। एंड रियलिटी यही है कि बहुत सारी चीज़ों की आदत पड़ गई है। जैसे भाई मेरे ज़माने में जैसे बैंक होता था तो फिजिकल बैंक ब्रांच होता था, तो मुझे उसी की आदत थी। और मुझे याद है कि हमेशा होता था कि फ्राइडे को मैं याद रखता था कि पैसा निकाल लो। तब एटीएम भी नहीं आए थे उतने, और उतने ज़्यादा नहीं आए थे। फ्राइडे को जाकर एक काम होता था, दोपहर में जाके चेक से पैसा निकाल लो। अभी दैट टेंशन हैज़ गॉन अवे, एंड आई एम श्योर तुम्हारी जनरेशन में तो अभी यही है। यू हैव सीन, यू आर मोबाइल नेटिव। करेक्ट। तो अभी मेरे हिसाब से तुम लोग मोबाइल पे डिपेंडेंट हो, बट इज इट रॉन्ग? आई डोंट नो। कई चीज़ें सिंप्लीफाई हुई हैं, कई एप्लीकेशन जो सोशल ऐप हैं उससे बहुत सारे फ्रेंड्स कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर के बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, दैट आई एग्री, वो बहुत वो पूरा भर जाता है फ़ोन। पर फिर भी कई पुराने फ्रेंड के साथ अभी थोड़ा कनेक्शन जुड़ गया है। इवन व्हाट आई वाज सरप्राइज, जैसे इन सब की जब चीज़ों की आदत पड़ती है, मैं यूट्यूब पे गाने सुना करता हूँ, और वो सुनते 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 उसने एक कोई सॉन्ग सजेस्ट किया विच इज स्पेनिश, एंड फ्रेंकली आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट सॉन्ग, बट आई लाइक दैट सॉन्ग। वो मेरे सेव हुआ है अभी। दिस इज द पावर कि वो एक स्पेनिश सॉन्ग जिसे मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, पर मैं वो सुनता हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो शायद यूट्यूब की ही पावर थी, क्योंकि उसने देखा ये इस टाइप के कुछ सुनते हैं सॉन्ग, तो ये शायद इन्हें अच्छा लगेगा, और वो हो गया। तो उसी टाइप से हमें एआई हेल्प करेगा। क्या फ्यूचर में एआई हमारी जॉब छीन लेगा? तो जॉब का नेचर तो चेंज होगा, दैट वी नो, पर अभी एटलीस्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर बहुत कुछ नहीं होने वाला। उसके 2 रीजन मैं बताता हूं। पहला रीजन है कि एआई एंड स्पेशली जेन एआई जो जीपीयू पे काम करते हैं, वो जो चिप्स एनवीडिया टीएसएमएल बनाती हैं, वो जो मशीन जो उन्हें चाहिए होती बनाने के लिए, वो दुनिया में केवल एक कंपनी है, एंड दैट इज एएसएमएल, जो कि नीदरलैंड बेस्ड है। उसके पास कुछ 33,000 पेटेंट हैं। 33,000 पेटेंट। तो लेट्स ऑब्जर्व इट। 1984 में शुरू हुई थी। उनका कुछ एडवांस लिथियोग्राफी का एक है, और वो कुछ 500 मशीन साल भर में जैसे बनाते हैं, और वो दुनिया में अभी तक इकलौती कंपनी है, कोई और कंपनी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, कहीं हमें बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना है तो सभी को उतने सारे जीपीयू चाहिए, और उसके लिए वो मशीन चाहिए, पर वो कंपनी तो एक ही है। और वो कंपनी ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी कैट कर सकता है। जैसे मैंने बोला, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज स्टील एंड डू सम इलीगल, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, बट इन ए लीगल वे दे हैव ए गुड मोट। 33,000 पेटेंट, नॉट इजी। तो कोई ऐसे कॉपी नहीं कर सकता। तो एक तो मुझे वही लगता है कि भाई सबको जीपीयू चाहिए होगा तो बनेगा कहाँ से, क्योंकि एएसएमएल तो एक ही है। दूसरा एएसएमएल आते आते ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उसकी होल्डिंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमेरिकन म्यूचुअल फंड एंड यूरोप के म्यूचुअल फंड, एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो ऐसा भी नहीं कि कोई उसे वैसे उठा के कर लेगा, बिग मोड दे है। तो दैट इज वन थिंग विच विल हिंडर, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से है, विच इज डेटा। ऑफ कोर्स एआई के लिए बोला जाता है डेटा इंपॉर्टेंट है, हमें सबको मालूम है, पर क्या सबके पास डेटा है? रियलिटी ये है कि जब बहुत सारी कंपनीज, पहले मैनुअल थी, फिर हर एक ने डिपार्टमेंट वाइज हर किसी ने अपना एक एक सिस्टम लिया, हर डिपार्टमेंट ने ना उसने ले लिया, फिर उसने ले लिया। तो आप किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो देखोगे कुछ 100 सिस्टम होंगे जिसमें डेटा एक कस्टमर का पूरा फैला हुआ है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ बेंगलोर में एक बड़े हॉस्पिटल में गया था, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है बेंगलोर में, हम लोग हैं विच इज़ द टेक कैपिटल। हर चीज़ पेपर पे हो रही थी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे, आपका नाम, आप आए हैं, जो कुछ भी, और बाद में हाँ उसे शाम तक मेरे ख्याल से वो कंप्यूटर पे पोर्ट कर दे रहे होंगे। तो द नेटिव पार्ट इज मिसिंग। इट्स नॉट दैट कि वो नेटिवली कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हैं और किस डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डॉक्टर ने जब लिखा कि इनको शायद ये प्रॉब्लम है, उसने कुछ लिखा, अब लेट्स इन्वेस्ट 10 साल बाद कहीं वो डेटा देखने होगा तो कैसे यूजफुल होगा कि ये जो पेशेंट था इसको ये सिम्टम थे, ये प्रॉब्लम थे, ये बताया, ये मेडिसिन दी, फिर ये चेकअप हुआ। अभी तो मेरे ख्याल से बस वो डेटा पोर्ट करके डाल दिया जा रहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली फ्री टेक्स्ट फील्ड में या पता नहीं किसी फील्ड में, तो वो डेटा यूजेबल नहीं होगा। मतलब ऑफ कोर्स यूजेबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रैक नहीं कर सकते, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और this is true across the industries. You take any big company, I don't know, maybe I'm talking of global level, maybe we can take leave some top 10-20 companies, maybe वहाँ पे सब कुछ ही वैसा, बाकी सब जगह अभी भी पेपर पे ही होता है बहुत कुछ काम, और शाम को वो पोर्ट कर दिया जाता है। तो जब वो डेटा यूजेबल फॉर्मेट में नहीं होगा और कोई इस हिसाब से डाल नहीं रहा है कि ये एआई की ट्रेनिंग के लिए करना है, वो उन्हें बोला गया है कि डेटा डाल देना है तो डाल दिया, तो उसको लाने में ही काफ़ी काम लग जाएगा। तो इसी कारण वो थोड़ा टाइम है। और इसका मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में ऑफ कोर्स फिनटेक काफ़ी एडवांस हो गया है, एंड आई विल से इंडिया एक तरह से फिनटेक में एडवांस कंट्री है, और सिमिलरली क्लाउड पे भी चीज़ें मूव हुई हैं। पर उसके लिए एक डिमोनेटाइजेशन हुआ और एक अनफॉर्चुनेट कोविड पेंडेमिक आया। आई थिंक देन पीपल वर लाइक सॉर्ट ऑफ कि हाँ नहीं अब क्लाउड पे मूव करना है, फिनटेक को यूज़ करना है, प्लस यूपीआई में भी क्योंकि स्कैन करके चीज़ें कर सकते हैं तो इट्स ईजी टू यूज़, वरना चीज़ें शायद थोड़ी डिफिकल्ट होती। तो मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि वो एक चाहे ह्यूमन लेथार्जी बोल लें या ह्यूमन नेचर बोल लें, क्योंकि वो चीज़ें जाने में एक डेटा जिससे रियली में डेटा चीज़ें ट्रेन कर पाएँ वो मुश्किल है। और जो अभी मॉडल्स बने हैं, मतलब दे हैव टेकन लेट्स से मॉडल जो बने हैं, किसी कंट्री का डेटा लिया गया, अब उस मॉडल को सपोज मुझे कहीं चाहे बेंगलोर में या यूपी में कुछ मुझे अपने लिए यूज़ करने का है, तो भाई मेरे यहाँ एक बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बैंक के लिए होता है कि उसे पता लगाने का होता है कि भाई लोग लोन लेते हैं तो किस टाइप के लोग हैं जो डिफॉल्ट करते हैं, सिविल स्कोर, हाँ सिविल, हाँ तो पता लगाने का होता है। वो सिविल स्कोर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर फिर से हम बात कर सकते हैं और भी, पर एक्चुअली में कहीं हो तो ये नहीं पता सिविल स्कोर देखना कहाँ पर है, सिविल स्कोर बढ़ता घटता कैसे है वही नहीं मालूम है। और तो वो तो एक अलग पार्लियामेंट में भी अभी मुद्दा, हाँ करेक्ट, या यू आर राइट, इवन आई आल्सो सॉ दैट। और मैंने भी कि सिविल स्कोर दिखता कहाँ है भाई, क्या रेंज होती है 300 से 900 के बीच में, तो अच्छी वाली कौन सी है, बुरी वाली कैसे, तो नो लीव दैट। बट इवन कि लोन कौन लोग पैसा नहीं देंगे तो हर रीजन में अलग होंगे, शायद नॉर्थ इंडिया में अलग होंगे डिफरेंट टाइप के लोग, साउथ इंडिया में अलग होंगे। इवन बैंक जो होते हैं कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कुछ लेट्स से जैसे यूएस के कई बैंक से जो कि स्टूडेंट लोन देते हैं,
कई बैंक्स होंगे जो कि फार्मर को लिए लोन देते होंगे, कुछ शायद वुमेन को लोन देते होंगे, या कुछ और यंग स्टूडेंट को लोन देते होंगे। तो अभी ये पता लगाना कि अगेन ए थ्योरेटिकल एग्जांपल कि नॉर्थ इंडिया में जो स्टूडेंट हैं जो कि जिनकी एज बिटवीन व्हाटएवर 20 to 25 है, वो लोन जल्दी रिटर्न कर देते हैं, बाकी नहीं करते। अभी वो डेटा केवल उसी के पास है, उसी बैंक के पास है, तो उसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आपको आपके पास भले ही बहुत अच्छा मॉडल हो, बहुत बड़ी मशीन हो, बट नो यूज। उस बैंक को ये चाहिए कि भाई बताओ मैं किसको लोन दूं कि नहीं दूं, और मेरा पास रिकॉर्ड देखो। पर वो पास रिकॉर्ड, वो जो डेटा है, वो लोग को या तो दिमाग में है या फिर अक्रॉस द सिस्टम फैला पड़ा है। तो फिर कैसे पता लगेगा? तो उन चीजों को सही करना, डेटा को क्लीन करना, स्ट्रक्चर करना, लाना, उसे ट्रेन करना, उसमें भी टाइम है। दैट इज व्हाट आई विल से। एंड एज आई सेड, ASML इज ऑल्सो वन थिंग। तो सर आपकी बुक के बारे में बताइए। तो बुक तो इट्स ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो जो मैं टेक्नोलॉजी के लिए भी बोलता हूं वो ये है कि आवर व्हाट पाथ हैज रिमेन सेम, हाउ इज डिफरेंट। हम अभी भी बुक पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये सब हैबिट, ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। बट चेंज क्या हुआ है? अभी है कि मोबाइल पे मूवी देख लेते हैं, पैसा ट्रांसफर उधर से कर देते हैं, किंडल पे पढ़ लेते हैं। पर ये कहीं आप चीज़ें देखो, बेसिक चीज़ें, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कंप्यूटर इंडस्ट्री ने वो बेसिक चीज़ों में कोई भी नया वॉट नहीं आया है, हर चीज़ को सिंपल कर दिया है, विच इज़ गुड। बट अभी भी मतलब बुक ही पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं। हाउ चेंज किया है? तो दिस इज व्हाट आई कॉल इज द डिजिटल एक्सपीरियंस। तो मतलब वो ये है कि अब ये है आपके, ऑफ कोर्स एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि कहीं पे भी कैसे भी आपका, जब पहले होता था भाई मूवी देखनी है तो वो टिकट बुक करो, उस टाइम पे जाओ, उस टाइम पे ही दे। अभी जब मन हो आपने देखा, फिर रोक दिया, फिर रिवाइंड किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, कार में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, तो कभी भी। तो थ्योरेटिकली वो जो एक्सपीरियंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनीवेयर, वो एक डिजिटल एक्सपीरियंस है। दूसरा मैंने बोला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, विच इज WISE, विच इज नो योर वाई। कंपनी है क्यों? जैसे नाइकी बोलता है कि मेरा वाई ये है कि मेरे कस्टमर जो है वो हेल्दी रहें। हेल्दी रहने के लिए उन्हें अच्छे शूज़ मिलने चाहिए, इनमें पता लगे कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है, म्यूजिक सुन सकें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस कारण मैं शू प्रोवाइड करता हूँ। नेटफ्लिक्स ने भी इसी टाइप से बोला कि भाई मेरा ये होलसम एंटरटेनमेंट देना। तो पहले हम DVD दे देते थे, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, अब हमने खुद ही अपना प्रोडक्शन किया, हाउस ऑफ कार्ड बनाया जो कि काफ़ी सीजन्स चला। तो पहला तो ये है कि आपकी कंपनी का वाई क्या था। फिर दूसरा है आई, विच इज़ आई इज़ फॉर इंटीग्रेशन। तो मतलब जब तक आप बाकी इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं हैं, अगेन तो यू विल, क्योंकि हर किसी को एक सोल्यूशन चाहिए होता है। तो मतलब अभी तो पता नहीं कितना ट्रू है, पर एक टाइम पे ऐसा होता था कि एप्पल आईफोन की चिप्स जो हैं वो सैमसंग प्रोवाइड करता था। एज सच बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। या नेटफ्लिक्स जो है वो अमेजॉन वेब क्लाउड पे होस्टेड था। तो आई डोंट नो द लेटेस्ट, बट इट वाज ट्रू सम टाइम बैक। तो कंप्यूटर है नहीं है, तो अगेन तो एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट ऐप सेंटर होता है, जिसपे ऐसा नहीं है कि उसमें एप्पल वाले ने वो एप्लीकेशन बनाई है, वो डेवलपर्स ने बनाई है। मर्सिडीज बेंज ने इसी कारण अपना SDK बनाया था कि आप बनाओ, तो वो इंटीग्रेशन विद द एक्सटर्नल इकोसिस्टम। एज इज फॉर साइलोस तो आई थिंक इट्स ए ह्यूमन नेचर। वो डिपार्टमेंटल साइलोज होंगे, टेक्नोलॉजिकल साइलोज होंगे। मतलब कई बार ऑफिस में होता है मेल बगल वाले को भेजनी है, पर उसमें 15 लोग कॉपी रहते हैं, उठ के बात नहीं करेंगे पर मेल भेजेंगे CC सबको करके। ह्यूमन टेंडेंसीज हर जगह साइलोज होते हैं, तो आपको साइलोज ब्रेक करने हैं। और फिर E फॉर इन्वायरमेंट एंड कल्चर, अगेन ए बिग टॉपिक। पर जैसे मैं बोलता हूँ कि
क्या आप फेलियर इनकरेज करते हो अपनी कंपनी में? अब आप देखोगे बड़े बड़े लीडर्स कई बार स्टेज पे बोलते हैं हाँ हम फेलियर इनकरेज करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं पर चक्कर ये है कि भाई कस्टमर तो आपके फेलियर का देगा नहीं, तो आप फेलियर इनकरेज करते हो और सैलरी भी लेनी है, तो दोनों बड़ा वो है। आई थिंक द स्वीट सॉस इज और द थिंग इज कि इनकरेज स्मॉल फेलियर्स सो दैट यू फेल फास्ट, लर्न फास्ट, स्केल फास्ट। और जो मेरा आइडिया रहता है, जो मैंने कुछ जगह किया था, हैव ए बेस्ट फेलियर अवार्ड। वाई नॉट, मतलब यू नो कि जहाँ पे आपकी कंपनी वाले खुद ही आकर, जो आपकी टीम वाले आए, बताएं कि उन्होंने और क्या चीज़, नई चीज़ ट्राई की, कैसे फेल हुए, क्या फेल हुए, जिससे और लोग सीखें। उस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए। और तो उसी टाइप से ही ये तो यू हैव टू सॉल्व द वाइस प्रॉब्लम एंड देन आई सेड यू हैव टू अप्लाई द एसिड फार्मूला विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड डेटा। तो मतलब ऑफकोर्स ये भी हैं। तो पूरे सीक्रेट आउट हो गए? नहीं, अभी भी बाकी है। तो एज ए सेड, फर्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सपीरियंस, यू हैव टू सॉल्व वाइस प्रॉब्लम, अप्लाई एसिड फार्मूला, कहीं फ्यूचर प्रूफ करना है, देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये काफ़ी हैवी वर्ड लग रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजी ये कहाँ से आ गया? एंथ्रोपोलॉजी, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कोर्स लाइक इन कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, कि पहले खेती करते थे सब लोग, वही चीज़ थी। फिर जब स्टीम पावर आई तो उस टाइम पे फैक्ट्रीज जो हैं वो रिवर के पास बनती थी, क्योंकि जिससे कि पानी मिल, हाँ। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, अभी ये कंसिडरेशन नहीं, अभी वो दिमाग से हमारे निकल गया है। अभी देखते हैं जहाँ पर आपको टैलेंट मिल रहा है, जहाँ पे इनपुट, अभी वो रिवर वाला फंडा नहीं रहा है। सिमिलरली पहले जो कंप्यूटर होता था बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से रखा जाता था, अभी तो सब लोग आराम से फ़ोन लेके, तो हैबिट्स चेंज होती रहती हैं। डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। तो एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे एटलीस्ट मेरे टाइम पे होता था, हम लोग इंडस्ट्रियल टूर पे जब अपना गए थे तो पूरे सर्किल में अपने ग्रुप बैच में एक के पास एक कैमरा था, तो बस ये था कि किसी को बोला सर फोटो खींच दो, नो खींचवा ली। अभी क्या है, सभी लोग को सेल्फी लेनी होती है डेंजरस पोजीशन में, ये वो, और फिर वो डाला और सेल्फी उस पोज में डाली, और उसके हर 5 मिनट में चेक करना है कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। खाना खाने के पहले सेल्फी लेनी है, बाकी खाना वो तो हो गया, वो फोटो लेनी थी। क्योंकि तो अगेन विदाउट गेटिंग इनटू द राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज हाउ हैबिट्स गेट चेंज। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कई बार निकल कर आ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और वो बहुत सारे एस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे प्राइवेसी एक है, प्राइवेसी हैज अ डिफरेंट कनोटेशन एवरीवेयर। कई कंट्रीज में जैसे ऑफ कोर्स, एंड आई रेस्पेक्ट दैट, प्राइवेसी की एक मीनिंग है, बट शायद आई विल से फॉर ग्लोबल साउथ, जहाँ पे कई बार वुमेन को एक तरह से घर के अंदर दबा के रखा जाता है, या कुछ और भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, शायद उन्हें इन सोशल ऐप से एक न्यू फ्रीडम मिल रही है। दे आर हैप्पी टू शेयर, क्योंकि फॉर देम दैट इज द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो शायद दे आर एबल टू गिव द डेटा, दैट्स फाइन फॉर देम। तो अगेन इसे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इन सबको चेक करने के। तो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी कहीं आप नहीं समझेंगे तो आपके साथ जो नया टैलेंट आ रहा है उसकी हैबिट्स अलग हैं, वो डिजिटल नेटिव हैं, उन्होंने लाइफ ही मोबाइल से के साथ शुरू की। हमारे लिए काफ़ी वाव एक्सपीरियंस था, उनके लिए तो लाइक ओके इट्स नॉर्मल एक्सपीरियंस। तो वो भी आपको करने का है। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड अगेन इट्स अ जर्नी, यू कीप ऑन डूइंग, डिस्कवर न्यू प्रॉब्लम, सॉल्व दैट एंड देन कीप ऑन फ्यूचर प्रूफिंग। एम ये होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाएँ। दैट शुड बी द एम, कि उसे जो चाहिए, जो रियली में चाहिए, नॉट वन साइज फिट ऑल। एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं कि नहीं, दैट शुड बी द एम ऑफ एनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट यू आर डूइंग। सीबीडीसी क्या होता है? तो सीबीडीसी और ब्लॉकचेन दोनों को ही हम कवर कर लेते हैं।
पहले तो ब्लॉकचेन को ही बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि बहुत सारे हैवी वर्ड्स उसमें होते हैं, माइनिंग होती है, ये वो होता है, पर सिंपल एक लेते हैं कि अभी कहीं आपके पास कुछ एक ज़मीन है, तो पहले क्या होता था, वो ज़मीन का पेपर आपके पास है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, केवल दो ही पार्टीज़ के पास है। किसी ये एक ने गड़बड़ी कर दी तो प्रॉब्लम हो गई। अभी कहीं उसी पेपर का फोटो स्टेट करा के कुछ 100 लोगों में बांट दिया गया और आप अकेले चेंज करोगे तो बाकी 99 लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये चीज़ गलती है, पकड़ लिया हमने, ये नहीं होगा। ब्लॉकचेन यही है कि वो जो डेटा है वो इतने सारे नोड्स पे है, आप उन सबको चेंज नहीं कर पाओगे। जब सब नोड मिलके एग्री करे कि हाँ अब चेंज करने का है, देन ओनली इट विल गेट चेंज। मीन्स आप प्रॉपर्टी जब रियली में सेल कर रहे हो तो वो सभी नोड्स पे चेंज होगा, उसके बाद ही वो मेन स्ट्रीम में रिफ्लेक्ट होगा। तो ब्लॉकचेन इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंट नोड्स पे आ गया, क्योंकि दो के बीच में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ब्लॉकचेन तो ये हुआ। CBDC विच इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी इंडिया में भी वैसे तो UPI आ गया है, तो सभी लोग का एक होता है कि UPI है, हम फोन से ट्रांसफर कर ही सकते हैं। अभी ये CBDC क्या है? तो जैसे UPI इज अ वे टू ट्रांसफर मनी, इट्स नॉट ए मनी, इट्स नॉट ए सॉवरेन करेंसी। जैसे इंडिया में जो एक नोट होता है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रॉमिस करता है कि मैं 100 रुपये आपको दूंगा, कहीं आप ये नोट देंगे या इक्विवेलेंट जो कुछ भी है। CBDC उसी टाइप से, वो एक डिजिटल करेंसी है जो कि सॉवरेन इस टाइप से होगी। अब इसका यूज क्या है? अब तो और उसके साथ एक और चीज समझते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक सम कंडीशंस, इफ देन एल्स, इफ दिस इज ट्रू देन। तो पहले अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कहीं आपके किड हैं, आप उन्हें कुछ पॉकेट मनी देते हैं, कहीं कैश में देते हैं, तो पता नहीं स्कूल में किस चीज़ पे खर्च कर दिया, कहीं वैलेट भी बना दिया, तो वो खर्चा कर देंगे। बाद में शायद आप ट्रांजैक्शन रिमार्क देखोगे कि अच्छा शायद यहाँ पे खर्च किया। CBDC जो डिजिटल करेंसी आप दोगे तो लीव द कॉम्प्लेक्सिटी एट द मोमेंट। विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से आप सोच सकते हो इसका कंडीशन इम्बेड कर दी जाएगी कि ये पैसा केवल हेल्दी फूड पे खर्च कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि जैसे आइटम्स तो अभी भी कई जगह अभी वो उसमें कोड आ गए हैं जिन्हें स्कैन करते हैं, और कुछ हम हिसाब से सोच लेते हैं कि कुछ आइटम किसी ने क्लासीफाई कर, जैसे ISI रिमार्क होता है इसी टाइप से कि ये हेल्दी है। तो कहीं वो आप खर्च करना चाहोगे किसी अनहेल्दी आइटम पे तो वो खर्च नहीं होगा। तो एक तरह से आपके लिए पीस ऑफ द माइंड है कि आपका बच्चा जो खर्च कर रहा है वो हेल्दी फूड, कहीं आपने कंडीशन ऐसी बनाई है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, पर इसे बड़े लेवल पे हम देखें तो जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो ऑफ कोर्स अभी तो लीकेज कम हो गया पर फिर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एम रहता है कि भाई वो ब्रिज बन गया है तभी पैसा दें, या ब्रिज के लिए ही पैसा दें, या जो मैंने पैसा दिया है भाई वो किसी और चीज़ पे खर्च ना हो, एजुकेशन पे खर्च हो। कैसे उसे इंश्योर करें? तो अभी तक वो काफ़ी चीज़ें पोस्ट फैक्टो हैं, खर्च हो गया उसके बाद शायद आप रिमार्क्स देखकर पता लगा कर समहाउ, अभी मैं आपको पैसा दे रहा हूं उसके साथ कंडीशन इम्बेड है उसके अंदर कि आप कर ही नहीं सकते, वो होएगा ही नहीं खर्चा जब तक वो कंडीशन मेट ना हो। तो दैट इज व्हाट द CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल हेल्प। तो दैट विल बी द बिग पावर कि लीकेज चली जाएगी। और ऑफ कोर्स वी कैन डिबेट कि क्या कंडीशन इम्बेड करना इजी होगा कि नहीं, दैट विल लीव, आई एम अज्यूमिंग दोज विल गेट सॉर्टेड आउट। क्योंकि भाई फोन से पेमेंट करना, फ्रैंकली जब मैंने ज्वाइन किया था और जब, तो मेरा भी एक फ्रेंड था बोला करता था कि नो फ़ोन से मोबाइल से पेमेंट करेंगे, तो मैं भी सोचता था क्या बात कर रहा है, मोबाइल पे मैं पहले वेबसाइट ओपन करूं फिर उसमें टाइप करूंगा, फिर ये कौन करेगा। बट व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर द ईयर्स, नाउ मैनी थिंग्स हैज हैपेंड, स्मार्टफोन हैज़ कम, फास्टर स्पीड हैज़ कम, QR कोड जो कि था पर लोगों ने, शायद मैं एज्यूम करता हूँ इस टाइप से कुछ कुछ और चीज़ें आएंगी जो कि हमें जो एक कंडीशन इम्बेड करनी है वो वाले के लिए सिंप्लीफाई करेगी चीज़ों को, तो फिर उससे काफ़ी यूज़ होगा। एंड दैट इज़ वेयर। तो और दूसरी एक चीज़ है कि अभी आप UPI से, जैसे मैंने UPI इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, गवर्नमेंट को नोट प्रिंट करने पड़ते हैं हमेशा इक्विवेलेंट।
CBDC आया तो उसे नोट नहीं प्रिंट करने पड़ेंगे। तो सर एक बात और बताइए, आपका एक यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? तो ये यूट्यूब चैनल रक्तिम_हिंदी नाम है। मैं वैसे भी अपना, मुझे खुद ही क्यूरोसिटी रहती है चीज़ों को समझने की, और मेरा वेबसाइट भी है। तो मैं पहले आर्टिकल लिखा करता था, और पहले मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाए जितने भी टेक्निकल और फिनटेक से रिलेटेड टॉपिक है, और मेरा एम यही होता था कि मैं किसी नॉन टेकी को समझा पाऊँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और शायद हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हैं कि वो रॉकेट साइंस ना बनाए इसे, कि वो दूसरा वाला डर ही जाए कि बड़े बड़े वर्ड में यूज़ करूँ और वो बोलेगा अरे पता नहीं क्या होता है। तो जब मैंने बुक लिखी ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैं उसका इंग्लिश वर्जन लेकर आया, और यूट्यूब पे भी फिर जो मेरा एम यही है कि कॉमन मैन, स्पेशली नॉन टेकी, उसे समझना हो कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जो मतलब ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एग्जैक्टली नॉन टेकी, इट वाज ए टेकी गाई आल्सो, पर वो हिंदी वाला ही था। और जैसे वो कि क्लाउड पे काम कर रहे हैं, क्लाउड पे करेंगे, क्लाउड पे ये वो, तो एज लाइक अच्छा भाई क्लाउड का फ़ायदा क्या है? मतलब उसने सब जितने भी फ़ायदे हो सकते थे सब, मैंने कहा नहीं वो सब तो हर जगह मिल जाएंगे, क्लाउड का क्या फ़ायदा है? एंड ये रियलाइज ही डिडंट नो। जैसे मेरे हिसाब से क्लाउड के कुछ 2 या 3 फ़ायदे हैं। जैसे इट गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं आपका वेरिएबल लोड है तो वो आपको करता है। तो मतलब थ्योरेटिकली पुट इट अदर वे, मतलब कई बार मैं वही चीज़ें बताने की करता हूँ कि कब क्लाउड नहीं यूज़ करें। तो कहीं आपकी शॉप में 10 लोग हैं, डेली 10 ट्रांजैक्शन होते हैं, साल भर ये फिक्स है, तो शायद क्लाउड की ज़रूरत नहीं है, यूजलेस है। क्लाउड का आता है क्योंकि जब वेरिएबल लोड हो, मंथ एंड पे लोड बढ़ गया, ये हो गया, तो आप उस टाइप से सर्विसेज स्पेंड कर लो। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो जहाँ पे था, वो एप्लीकेशन में मतलब वो पूरी एप्लीकेशन ही उड़ जाती थी। तो भले ही होल आइडिया है कि भाई उस वक्त केवल एक जो सेक्शन है, सपोज पेमेंट से रिलेटेड, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक है, तो केवल वो उसकी 2-3 इमेजेस ज़्यादा आ जाएं, पूरी एप्लीकेशन आप कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं है। Correct. तो मैं रियलाइज़ किया कि अरे यार ये तो बड़ी बेसिक सी है, क्लाउड का तो यही था ही। और दूसरा है ऑफकोर्स जैसे क्लाउड का है कि विच इज़ ट्रू फॉर मेनी अदर थिंग, एज ए सर्विस। तो चाहे बैंक में और कहीं पे भी हो कि भाई उन्हें होता था कि भाई मैं बैंकिंग करूं कि टेक्नोलॉजी पे वो करूं, तो अब सॉफ्टवेयर है उसमें सिक्योरिटी का पैच लगाने का है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, हार्डवेयर की साइजिंग कौन करेगा, तो वो अभी एज ए सर्विस ले लो। जब ईयर एंड पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने होंगे तो हम ले लेंगे, पावर कैलकुलेट करके वापस कर देंगे। तो जैसे ये फ़ायदा है। तो आई रियलाइज ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, कई बार लोग नहीं पूछते क्योंकि हर लोग को लगता है कि बड़ा बेसिक था है। तो फिर तो मैंने कहा नहीं यार ये तो अच्छी चीज़ है, इसी पे शुरू करते हैं। जो दूसरे से इंडिया में क्वेश्चन आता है UPI CBDC में क्या डिफरेंस है, तो फिनटेक से रिलेटेड, फिनटेक में पैसा कैसे बनता है, क्यों बन रहा है, या जनरेटिव AI क्या है, AI क्या है, IoT क्या है, डिजिटल ट्विन क्या है, मतलब न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है, ESG क्या है, अलग क्या है। तो मेरा एम भी यही रहता है। और अभी तो मतलब थैंक गॉड मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया है, तो मतलब कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और मैं उस पर बनाता रहता हूँ वीडियो। और मेन आइडिया ये है कि जिन्हें इंग्लिश में इसी गण रहता है और वो लोग समझें उससे, और टेक्नोलॉजी और फिनटेक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज़ द यूट्यूब चैनल। तो सर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होती है? तो कंप्यूटिंग में एक जो काफ़ी बड़ा जो डिबेट चल रही है वो यही है कि इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, विच इज़ ट्रू। तो अब कैसे उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो जैसे हमारे ब्रेन में भी होता है कि हम एक जगह इंफॉर्मेशन, ब्रेन में नहीं होता है, मतलब वैसे जो अभी जो है कि एक जगह इंफॉर्मेशन स्टोर की और फिर प्रोसेस करने कहीं और ले गए और फिर वापस आए, उसकी जगह कहीं हम एक ही जगह पे कर पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग।
आइडिया उसमें ये है कि एनर्जी कंजम्पशंस काफ़ी कम हो जाएगा, कहीं उसे रियली क्रैक कर लेगा प्रॉपरली, क्योंकि हर किसी को अभी ESG का इम्पोर्टेंस स्पेशली आफ्टर पैंडमिक ये समझ में आया कि इन्वायरमेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते. Many things are good, but they are heating the system, they are consuming lot of energy. Neuromorphic computing तो इट्स मोर ऑफ ए वन ऑफ द आर्किटेक्चर एक टाइप से, और वो आया ढंग से कर पाए तो एनर्जी कंजम्पशंस काफ़ी कम हो जाएगा फॉर डूइंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, क्योंकि वो कैलकुलेशन स्टोरेज हर एक ही जगह पर है इंस्टेड ऑफ द ट्रांसफ़र, तो दैट विल बी हेल्पफुल. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं इसी टाइप से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, और स्पेशली इंडियन या इंग्लिश पॉपुलेशन के लिए आई ट्राई टू टेक एग्जाम्पल जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हैं. नो पॉइंट टेलिंग कुछ अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जहाँ कहीं भी रिलेवेंट एप्लीकेबल है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. पर मेन आइडिया है, जैसे मैंने बोला, वो कि मैं किसी नॉन टेकी को जो कि जिसे थोड़ा बहुत बस एक नॉर्मल समझ है, फ़ोन का यूज़ करता है, तो उसे समझ में आए कि हाँ होता क्या है, उसे कहीं अपना बिजनेस बढ़ाना है, किस चीज़ पे फोकस करे. कई बार जो नॉर्मल चल रहा है AI विल टेक अवे जॉब, तो क्या रियलिटी है, एटलीस्ट आई ट्राई टू पुट माई थॉट्स. तो दैट इज़ वॉट द यूट्यूब चैनल इज़. अभी कुछ उसमें 400-500 वीडियो हो चुके हैं मेरे, और उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो में डालूँ और लोग देखें. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि इन लोग बताएं कि किस और टॉपिक पे मैं इंग्लिश में टेक्नोलॉजी और फिनटेक से रिलेटेड टॉपिक्स पे बना सकता हूँ वीडियो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. या थैंक यू सो मच सर, आपका आना हुआ, आपने इतना टाइम दिया अपना, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग सो मच टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो आज पंक्ति में खड़े अंतिम इंसान को भी ज़रूरत है उस ज्ञान की. थैंक यू सो मच. थैंक्स हर्षित. एंड माई होप इज़ कि अगेन जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी सबको समझ में आए. जैसे मैंने बोला कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी समझाना लोगों को सिंपल वे में जो यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हमारा कल्चर काफ़ी अच्छा रहा है. समहाउ इंडिया अभी पीछे चला गया, बट ठीक है, आई थिंक आई होप हम लोग एक बड़ी कंट्री बनेंगे. उसके लिए ज़रूरी है कि हर किसी को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो डर ना लगे कि उसने बोला था इस कारण वो चीज़ ट्रू है. भाई हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और तो उसी कारण मेरा भी एम यही है कि वो लोगों को मैं समझा पाऊँ उनकी लैंग्वेज में, उनके एग्जाम्पल में, उनके कॉन्टेक्स्ट से. तो होपफुली मेरा यूट्यूब चैनल भी वही है, और बाकी जगह पे भी मुझे अच्छा लगता है बताना समझाना. तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड गुड फॉर योर साइड ऑल्सो कि इस टाइप से हम चीज़ें कर रहे हैं, इस टाइप से पॉडकास्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर.